हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सर ये क्या, आज तो पीपीटी सब ब्लू ब्लू हो गई है। ब्लू है आज, पानी पानी पानी। हाँ बेटा, आज पीपीटी ब्लू है। असल में यह जो लेक्चर है ये मैंने पिछले साल अपने जो ड्रॉपर्स बच्चे थे उनके लिए रिकॉर्ड किया था, एडवांस सेशन। तो वही एडवांस सेशन मैं आपको भी दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन चाहे हीरा हो, चाहे वो 1 साल पुराना हो, चाहे वो 2 साल पुराना हो, हीरा हीरा रहता है। तो जो हीरे हीरे क्वेश्चंस थे वो सब यहां हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आपको यह लेक्चर बहुत पसंद आएगा, बहुत एंजॉय भी करोगे। और साथ साथ थोड़ा सा यह भी बोल दूं कि भाई पिछले साल मैं अब के पिछले साल जैसे हम दिखते थे और अब जैसे दिखते हैं, दोनों में थोड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। बीच बीच में हमने कुछ कपड़े भी बदले हैं, यानी आपको दिखाई देगा कभी हमने जैकेट पहनी है और कभी हमने उस जैकेट की बजाय पीडब्ल्यू की जैकेट पहनी है। तो वो थोड़ा समझ जाना कि वीडियो पिछले साल का था तो एडिट हुआ है थोड़ा सा, और आपको हम में देखने में बहुत अंतर भी लगेगा थोड़ा। तो एंजॉय करिए इस डिफरेंस को। तो चलिए आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमें दे रखा है वह दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें जो p दिया है वो समेशन दिया 1 से 4 n m से 4 f ऑफ m बाय n, और q दे रखा है m4 1 से 4 और n वेरीज फ्रॉम 1 टू m, और हमें p प्लस q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं आपको fx के बारे में बताऊं तो fx है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम सब लोग यह जानते हैं कि यह वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स ऑफ x अगर x माइनस 1 से 1 के बीच में हो, और अगर x 1 से बड़ा हो तो ये हो जाता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x, और अगर x 1 से छोटा हो तो माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x इसकी वैल्यू हो जाती है। इसी तरीके से इफ यू लुक एट gx, अगर हम gx की बात करें, gx है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स ऑफ x अगर x 0 से बड़ा है, अगर x 0 से बड़ा या इक्वल है, और अगर x 0 से छोटा है then it is minus 2 tan inverse of x. So that is how it behaves in different region of number line. अब हमें जो समेशन दे रखा है p m124 और n m24, यह अगर देखा जाए इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं m4 से n तक, n है m से लेकर 4 तक और m है 1 से 4 तक, अगर देखा जाए तो अगर मैट्रिक्स सिस्टम में देखा जाए तो ये मैट्रिक्स सिस्टम में डायगोनल एंट्रीज और डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली एंट्रीज देगा, है ना, ये समेशन में। दिस विल गिव यू हाउ मेनी एलिमेंट्स, दिस विल गिव यू व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, दिस विल गिव यू, अगर मैट्रिक्स की बात किया जाए तो मैट्रिक्स में ये है मैट्रिक्स। अब आप कहोगे सर मैट्रिक्स यहां कहां से यूज हो रही है? असल में जब हम इस समेशन को लिखेंगे, देखो अब मैं बताता हूं आपको कैसे। अगर मैं समेशन को लिखता हूं p समेशन m वेरीज फ्रॉम 1 से 4 और समेशन n वेरीज फ्रॉम m से 4, हाँ, f ऑफ m बाय n। तो जैसे आप यहां पर फिक्स करोगे m को 1 तो n भी 1 फिक्स हो जाएगा, हाँ सर, फिर 2 रहेगा 1/2, और फिर 1/3, और फिर 1/4, ये आ गया पहला, हाँ सर। अब जैसे ही m को 2 रखोगे तो ये आएगा f, n भी 2 से चालू होगा, तो m को 2 रखा, n होगा 2 से चालू, 2 से लेकर 4 तक जाएगा, तो पहला बनेगा 2/2, यानी फिर से f1, फिर से f1, फिर f ऑफ 2 बाय, m को रखा 2, 2/3 और f ऑफ 2/4, हाँ सर। फिर अगला m को रखा जैसे ही 3, तो ये 3 से चालू होगा, f ऑफ 3/3 यानी 1 प्लस f ऑफ 3/4 यानी कि ये आ गया। और लास्ट में जब m को 4 रखा तो n 4 से चालू होकर 4 तक जाएगा, यानी सिर्फ 4 तक जाएगा, यानी f ऑफ m भी 4 और n भी 4 यानी f ऑफ 1। तो आपको देखकर समझ में आ रहा है ये एक मैट्रिक्स जैसा दिखाई दे रहा है? हाँ सर, एक मैट्रिक्स जैसा दिखाई दे रहा है, और ये उसमें डायगोनल पर आ रही है, ये उसमें एंट्रीज डायगोनल पर आती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। अब अगर मैं q की बात करूं, q है समेशन m varies from 1 to 4 and n varies from m 1 to m g of m by n, ऐसा लिखा है, g of m by n 1 to m और g
m बाय n। अगर मैं m को 1 फिक्स करता हूं तो n जाएगा 1 से 1 तक, यानी यहां सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, p प्लस q दोनों लिख रहा हूं एक साथ। तो दोनों एक साथ कैसे लिख रहा हूं सर, वो आएगा g ऑफ 1, g ऑफ 1 यहां लिख दिया भाई मैंने, p प्लस q दोनों एक साथ लिख रहा हूं मैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग p प्लस q टुगेदर, यहां पर लिख रहे हैं g ऑफ m बाय n। हाँ सर, और यह इन दोनों का सम लिख रहे हैं, दोनों का सम। तो हमने पहले f का लिख लिया, अब g को लिख रहा हूं, 1 रखा तो n की वैल्यू भी 1 हो गई, g ऑफ 1 हो गया। फिर m को रखूंगा 2, तो m को जैसे 2 रखूंगा n जाएगा 1 से 2, तो 2 रखा तो g ऑफ 2 बाय 1 और g ऑफ 2 बाय 2 यानी g ऑफ 1, g ऑफ 2 बाय 1। तो इसको मैं पिंक रंग से लिख देता हूं, g ऑफ 2 प्लस g ऑफ 2 बाय 2 दैट इज g ऑफ 1। फिर मैंने m को फिक्स किया 3 पर, तो n जाएगा 1 से 3, तो 3 अपॉन 1, तो g ऑफ 3 प्लस g ऑफ 3 बाय 2 और प्लस g ऑफ वापस 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा बिल्कुल। और लास्ट में m को रखा 4, तो g ऑफ 4 n विल वेरी फ्रॉम 1, तो 4 बाय 1 फिर 4 बाय 2 यानी कि g ऑफ 2 प्लस g ऑफ 4 बाय 3, हाँ सर, और लास्ट में प्लस g ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1, दैट इज व्हाट वी गेट, दैट इज व्हाट वी गेट। तो ये हो गया पूरा सम, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज हो गया। ये 4 एलिमेंट्स हैं और 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 रोज हैं और वहां कॉलम्स हैं हमारे पास। कितने कॉलम्स हैं भाई, 4 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं। तो अब अगर मैं देखूं इनको ऐड करने की सोचता हूं, तो सबसे पहले अगर मैं इनको देखूं F1, ये सब F1 है, हाँ सर, और इसी तरीके से ये सब के सब G1 है, ये सब के सब G1 है। अगर मैं F1 की वैल्यू देखूं, F1 कितना आएगा, F1 आएगा सर 2 tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाय 4 इंटू 2, तो पाई बाय 4 आ गया, पाई बाय 2 आ गया। तो tan, अगर मैं F1 की वैल्यू देखूं, F1 आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 1 जो कि हो गया पाई बाय 2। और अगर मैं G1 की वैल्यू देखूं तो G1 की वैल्यू भी वही आती है पाई बाय 2, यानी कि इन एंट्रीज को ऐड करके पाई बाय 2 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार पाई बाय 2 आएगा। तो यानी ये तो हो गया 8 इंटू पाई बाय 2, इसका सम हो गया 8 इंटू पाई बाय 2। अब अगर मैं G2 और F हाफ को देखूं, G2 प्लस F हाफ, अगर मैं इन एंट्रीज को देखता हूं, यानी अब मैं इन एंट्रीज को देख रहा हूं, अगर मैं इनको ऐड करता हूं इन दोनों को, इफ आई सी दिस, तो देखो f ऑफ हाफ क्या आएगा सर, 2 tan इनवर्स ऑफ हाफ, और ये आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 2, 2 tan इनवर्स ऑफ 2, और वो आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ हाफ। और आप जानते हो tan इनवर्स ऑफ हाफ हो जाएगा cot इनवर्स 2, तो tan इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 2, सर ये आ गया फिर से पाई, दिस विल गिव यू पाई, 2 पाई बाई 2 दैट इज पाई, ये पाई आ गया। तो यानी इन दोनों का सम पाई हो गया। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को देखें, इन दोनों को, तो ये G3 तो क्या बन जाएगा, G3 ये होगा 2 tan इनवर्स ऑफ 3, और f ऑफ 1/3 को 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, यानी ये भी कितना बनेगा, ये भी पाई बनेगा। क्यों, वो भी क्या बन गया, 2 tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो वो भी cot इनवर्स 3 बन गया। दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 इंटू 2, तो दैट इज ऑल्सो पाई, यानी यह भी पाई देगा। इसी प्रकार से यह भी पाई देगा भाई, हाँ सर। और G ऑफ 4 और F ऑफ 1/4 इनको ऐड करोगे, यह भी पाई देगा। और यहां F ऑफ 2 हाफ और G ऑफ 2 ऐड करोगे, यह भी पाई देगा। 3/4 और यह ऐड करोगे, यह भी पाई देगा। यानी कि सम हो गया, देख रहे हो मैट्रिक्स में अरेंज करने के कितना आसान हुआ, यानी कि सम हो गया 8, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू पाई बाई 2, 8 इंटू पाई, सम कितना आया था पाई, F1 F2 पाई बाई 2 है सर, तो 8 इंटू पाई बाई 2, फिर प्लस सर F हाफ और G2 का वैल्यू पाई आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 पाई आ गया सर। कितना हो गया सर, ये हो गया 10 पाई, यानी कि P प्लस Q का वैल्यू आ गया कितना, 10 पाई। यानी K कितना हुआ सर, K हो गया 10, K हो गया कितना, K बिकम्स 10। और अगर K 10 हुआ तो K बाई 2 का वैल्यू आ गया 5। सो दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और थोड़ा सा दिमाग पर जोर जरूर आता है इस प्रॉब्लम को करने में,
क्योंकि यह ऑब्जर्व करना कि भाई ये सब 1 बन जाएंगे, ये 1 बन जाएंगे, फिर f हाफ और g2 यह मिलकर हो जाएगा पाई। इसी तरह से f ऑफ 1/3 और g ऑफ 3 मिलाकर यह भी पाई बनेगा। इसी तरह से f ऑफ 1/4 g ऑफ 4 मिलाकर यह भी पाई बनेगा। तो पाई हमारे पास टोटल इकट्ठे हो जाते हैं 6, तो 6 पाई। और ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं, डायगोनल तो नहीं कहनी चाहिए, ये जो इस एरो पर लगी हैं ये कितनी हो जाएंगी, 4 और 4 8 और इनटू π/2, so that gives you 4 pi, so k comes out to be pi। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। समेशन के ऊपर, समेशन ऑफ सीरीज के ऊपर आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे, लेकिन यह सवाल अपने आप में काफी अच्छा और बहुत अच्छे लेवल का है। ज्यादा अच्छा हो कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके इसे खुद से ट्राई करके देखें तो बेटर होगा, उससे आप ज्यादा सीखेंगे। तो इस प्रॉब्लम में अल्फा जो दे रखा है वह लिख रखा है समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity tan इनवर्स 16 into 2n plus 1 divided by 2n plus 1 की पावर 4 minus 4 2n plus 1 का स्क्वायर प्लस 16। हाँ सर हमने पढ़ा है कि इनवर्स सीरीज में, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स सीरीज में, tan इनवर्स में कोशिश करनी चाहिए 1 बन जाए, नीचे 1 प्लस समथिंग बन जाए और ऊपर उस 1 प्लस समथिंग में दो चीजों का प्रोडक्ट हो और ऊपर उस प्रोडक्ट का क्या बन जाए, डिफरेंस बन जाए। यानी हमें पता है ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, मतलब tan इनवर्स ऑफ ये इस तरह से बनना चाहिए सर, कुछ 1 प्लस ए बी और ऊपर बन जाए ए माइनस बी, इस तरह के फॉर्मेट में कुछ बन जाए तो हम इसको आराम से एक टेलीस्कोपिंग सीरीज बनाकर सॉल्व करते हैं। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस आईटीएफ में किए मैक्सिमम इसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ूं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity tan इनवर्स 1 क्रिएट करना है तो हम 16 से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो यहां 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2n प्लस 1 की पावर 4 बाई 16 माइनस 2n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 16 और ऊपर आ जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, दैट इज व्हाट वी गेट इन द न्यूमरेटर। अब इसको हम लिख सकते हैं समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity tan इनवर्स, तो हम कोशिश कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में बन जाए, 1 प्लस यह बन जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी कि दिस विल बिकम 2n प्लस 1 बाई 2, यानी n प्लस हाफ की पावर 2 का स्क्वायर, कैसा बन जाएगा जरा देखो एक बार, क्योंकि हम यहाँ 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 से डिवाइड करोगे तो n प्लस हाफ बन जाएगा, ये तो हो जाएगा n प्लस हाफ की पावर 4 माइनस यहाँ बन जाएगा, अगर इधर देखा जाए तो यहाँ है 16, 4 भी था भाई साथ में, 4 भी था इंटू 4 एंड दैट 4 कैंसल्स आउट विद दिस, तो यहाँ 4 बच गया और यह बच गया n प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये बन गया भाई, और ऊपर है 2n प्लस 1, ऊपर है 2n प्लस 1। तो इफ आई फैक्टराइज दिस, तो ये फैक्टराइज तो हो जाएगा आराम से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाकर, ये हो जाएगा समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस n प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस n प्लस हाफ, और दूसरा बन जाएगा n प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस n माइनस n प्लस n माइनस हाफ, n प्लस हाफ, ये बन गया। यस सर। अब देखना यह है, यह a बन गया, यह b बन गया, ऊपर देखना यह है क्या इन दोनों का डिफरेंस ये आ रहा है ऊपर जो लिखा है, जरा देखो, लेट अस चेक, क्या चेक करें, n प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस n प्लस हाफ, माइनस n प्लस हाफ, माइनस n प्लस हाफ ना, और दूसरा है n प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस का प्लस n प्लस हाफ। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, तो ये तो गया, हाँ सर, और ये बन गया सर n और n 2n प्लस 1, हाँ आ रहा है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यही आ रहा है 2n प्लस 1, यानी कि जो ऊपर 2n प्लस 1 है हम इसको लिख सकते हैं n प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस n प्लस हाफ माइनस
माइनस माइनस व्हाट, माइनस n प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस n प्लस हाफ, ये लिख सकते हैं, एंड दैट इज इट। तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो यह बन गया, यह बन गया, दिस बिकम्स समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ n प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस n प्लस हाफ, माइनस n प्लस हाफ, और साथ में दूसरा होगा n प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस, ये प्लस में आएगा, प्लस माइनस tan इनवर्स n माइनस n प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस n प्लस हाफ, ये आ गया भाई। अब देखना यह है ये टेलीस्कोपिंग सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी, तो चलिए देखते हैं। ये आया फिलहाल अपने पास, तो बिल्कुल सर। तो पहले हम सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं। तो टर्म 1 क्या आएगा सर? टर्म 1 आ जाएगा tan इनवर्स 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस कितना, प्लस ये बन जाएगा सर 3/2 और माइनस tan इनवर्स 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2, माइनस 3/2, ये बन गया भाई ना। एक बार अच्छे से देख लीजिए, यही आ रहा है? हाँ सर यही आ रहा है। तो फिलहाल इतना आया। अब 1 रखने के बाद टर्म 2 रखेंगे तो बन जाएगा 5/2 का स्क्वायर और 5/2 माइनस 1/2, तो ये बन रहा है 9/4। अगर देखा जाए तो ये बन रहा है tan इनवर्स 9/4, tan इनवर्स ये बन गया 9/4 और प्लस कितना, 9/4 प्लस 3/2, 9/4 प्लस 3/2 15/4, 15/4 माइनस tan इनवर्स ये बन गया 3/2 का स्क्वायर, दैट इज 9/4 माइनस ये बन गया 3/4, ये बन गया 3/4, ये बन रहा है। अब टर्म 2 देखो, टर्म 2 tan इनवर्स 5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस tan इनवर्स 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2, ये क्या बन रहा है सर? 25/4 और 10, tan इनवर्स 35/4 और माइनस tan इनवर्स सर ये बन रहा है 25 माइनस 10 15/4। अरे वाह, तो दैट बिकम्स अ टेलीस्कोपिंग सीरीज। दिख रहा है भाई? हाँ सर। टर्म 3 वुड बी tan इनवर्स 3 प्लस यानी 7/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 माइनस tan इनवर्स 7/2 का स्क्वायर माइनस 7/2, दैट इज tan इनवर्स 49 प्लस 14, 49 प्लस 14, 49 प्लस 14 63/4 माइनस tan इनवर्स, और देख लो 49 माइनस 14 35, 35/, क्या आया भाई? एक टर्म और लिख लेते हैं, टर्म 4, ताकि वी बी अश्योर्ड। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 रखा तो सर 4 टू साइड 9/4, 9/4 का 9/2 का स्क्वायर प्लस 9/2 माइनस tan इनवर्स 9/2 का स्क्वायर माइनस 9/2, दैट इज tan इनवर्स ऑफ कितना, tan इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस बिकम्स 81/4, 81 प्लस 14, 81 प्लस 18, 81 प्लस 18 98, 81 प्लस 18 98 और माइनस tan इनवर्स 81 माइनस 18 दैट इज 63। तो नाउ ये आ गया भाई। अब इसे टर्म nth तक लिख लेते हैं। टर्म nth वुड बी tan इनवर्स n प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स n प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस n प्लस हाफ। और जैसे ही आप इस सबको ऐड करोगे तो आप देख रहे हैं कटिंग पैटर्न क्या है। हाँ सर ऑब्जर्व कर रहे हैं। द कटिंग पैटर्न इज लाइक दिस, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इधर गया,
और यही कार्यक्रम आगे चलेगा, ये जाएगा और यह जाएगा इसके पहले वाले से। जी सर, तो आपके पास क्या बच गया, tan इनवर्स ऑफ 3/4, यह बच गया SN tan इनवर्स ऑफ n प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स 3/4। अब हमें S इन्फिनिटी चाहिए, हमें तो सम चाहिए पूरे सीरीज का इन्फिनिट टर्म्स तक। अच्छा, एक चीज और, कई बच्चे सोच रहे होंगे क्या हमें ये पूरा इसमें लिखकर देखना पड़ेगा कि सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। तो एक काम और भी कर सकते हैं आप, इस टर्म में आप इसमें n की जगह पर, इसमें आप n की जगह पर या इसमें n की जगह पर n+1 रख के देखना, n की जगह पर n+1, और उसे सिंप्लीफाई करना और देखना क्या वो इसके बराबर आएगा। हाँ आएगा। तो आप अगर कभी भी टेलीस्कोपिंग सीरीज में आपको शक हो कि यार ये टेलीस्कोपिंग बन रही है कि नहीं बन रही, तो आप इसमें n की जगह n+1 रख कर देख लो, n की जगह n+1, तो आप पाओगे यह टर्म इसके साथ मैच हो जाएगी, तो उसका मतलब वो कैंसिल आउट हो रही होगी। यानी कि अगर मैं n की जगह n+1 रख दूं इसके अंदर, तो बनेगा n+3/2 का स्क्वायर माइनस n+3/2, और जब आप उसे ओपन करोगे तो वो यही आ जाएगी, तो वह यही आ जाएगी, सेम टू सेम आ जाएगी। तो इससे पता चलता है कि टेलीस्कोपिंग सीरीज बन रही है। कई बार n+1 रखने की बजाय n+2 रखकर ये इसके साथ सेम बन जाता है, तब भी वो टेलीस्कोपिंग सीरीज है, उसमें पहली टर्म कटेगी तीसरी से। तो इस तरह से हम जांच कर सकते हैं कि कोई गिवन सीरीज जो टेलीस्कोपिंग है कि नहीं है, इस तरह से हम जांच कर सकते हैं। इसमें n की जगह n+1 रख दो या फिर n+2 रखकर ये बन जाना चाहिए, ठीक है ना, सेम टू सेम। जैसे कि अगर मैं यहां पर भी देख लूं, चेक कर लूं, क्योंकि आपको एक शक ये हो सकता है सर सारा का सारा लिखना पड़ेगा, पता कैसे चलेगा। तो बेटा इसमें अगर मैं n की जगह n+1 रखता हूं, ये बन गया n+3/2 का स्क्वायर और माइनस n+3/2, तो बेटा ये बन गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 9/4 माइनस n माइनस 3/2, दैट बिकम्स n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3/4 प्लस 3/4, ये बच रहा है भाई, जरा देखना, प्लस 3/4, 9/4 3 to 6 3/4। अच्छा, अब इसी को एक्सपेंड करके देख लो, ये आया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1/4 प्लस n प्लस 1/2, ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3/4, सेम टू सेम बच रहा है, देख लो। हाँ सर, तो इससे पता चलता है टेलीस्कोपिंग सीरीज है। यानी मैंने यहाँ सारी के सारे टर्म्स लिखे एक एक करके ताकि आपको दिखा सकूं टेलीस्कोपिंग सीरीज है, लेकिन मुझे पहले हम समझ सकते हैं इसको करने से पहले कि हाँ भाई टेलीस्कोपिंग सीरीज बनेगी, वी कैन बी श्योर। क्लियर हुआ? n की जगह n+1 रख के देखा तो ये सेम टू सेम आया जो यहां पर आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये टेलीस्कोपिंग सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जांच कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि टेलीस्कोपिंग सीरीज बनेगी कि नहीं बनेगी। तो फिलहाल अपने पास ये आ गया। हाँ सर, अब S इन्फिनिटी क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ Sn। हाँ सर, अब इसमें इन्फिनिटी पर लिमिट निकालें, ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 3/4, यानी कि cot इनवर्स 3/4, cot इनवर्स 3/4 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, पहले सवाल देखते हैं। हमसे इसका सम तो पूछा गया था, बोला है कि साइन अल्फा इज a/b, दिस सीरीज का सम जो है वो अल्फा है, तो अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट अल्फा, तो cot अल्फा इज 3/4, साइन अल्फा विल बी, साइन अल्फा विल बी, ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे आ गया 5, नीचे आ गया 5, नीचे आ जाएगा 3/4, तो 16 प्लस 9, हाँ 5 आ गया। अब यह हो गया a/b, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लीस्ट वैल्यू के लिए असल में 4/5 है, लिखने वाला कोई 8/10 भी लिख सकता है, इसको 8/10 लिखने वाला कोई इसको 12/15 भी लिख सकता है, लेकिन अगर लीस्ट वैल्यू चाहिए तो a को तो 4 ही लेना पड़ेगा और b को 5, क्योंकि स्क्वायर्स का सम लीस्ट चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज 16 प्लस 25, तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 41। तो 41 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन दिस केस। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत अच्छे लेवल का सवाल था, क्योंकि इस तरह का जो प्रोफाइल है, जिस तरह का जो प्रॉब्लम का मैकेनिज्म है, वो कभी हमने ऐसा नहीं देखा। आइए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। जी एडवांस 2019 में आया था ये प्रॉब्लम, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। यह प्रॉब्लम एक तरीके से देखा जाए तो हाइब्रिड प्रॉब्लम है, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, और साथ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का, और साथ में
कुछ ऑप्शंस आईटीएफ के ऊपर भी दिए हुए हैं। तो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। यहां ऊपर लिखा है 2 sin k प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई, और दूसरा लिख रखा sin k प्लस 2 इंटू n प्लस 2 इंटू पाई। तो हम न्यूमिनेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग समेशंस हैं। लेट अस सॉल्व द न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर है समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू, और अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 साइन k प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 2 इंटू साइन k प्लस 2 इंटू पाई अपॉन n प्लस। तो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ये हो जाता है समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू n कॉस ऑफ a माइनस बी। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, cos of a minus b, that will be pi upon n plus 2 minus cos of this plus this 2k plus 3 into pi 2 2 pi 2k plus 3 upon n plus 2। ये आ रहा है भाई, जरा देखो। cos 2 sin a sin b is cos of a minus b, cos of a minus b। तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा कॉस ऑफ माइनस पाई अपॉन एन प्लस 2, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी 2k प्लस 3 अपॉन एन प्लस। यही आ रहा है भाई? हाँ सर। अब जब समेशन करें तो ये हो गया 1/2, दिस इज द कांस्टेंट टर्म नॉट डिपेंडिंग ऑन k। तो समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू n कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2, और यहां पर जब इसका समेशन करेंगे, समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू n कॉस ऑफ 2k प्लस 3 पाई अपॉन n प्लस 2। तो हमें ये fn के बारे में कमेंट करना, तो पहले fn निकालना पड़ेगा ना सारे, जो भी हमें कमेंट करना। तो fn कैसे निकलेगा? इस सीरीज का सम अपॉन जो नीचे दे रखी है सीरीज उसका सम, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो यहां 0 से n जब समेशन करेंगे, दिस विल बी हाफ n प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2। फिर दूसरा दिस विल बी कॉस ऑफ 0 रखा तो 3 पाई अपॉन n प्लस 2, फिर प्लस कॉस ऑफ 1 रखा तो 5 पाई अपॉन n प्लस 2, फिर कॉस ऑफ 7 पाई अपॉन n प्लस 2। एंगल्स अगर आप देखेंगे गौर से तो एंगल्स एपी में दिखाई दे रहे हैं। प्लस ऑन कॉस ऑफ 2k प्लस 3 2n प्लस 3 पाई अपॉन 2n प्लस 3 पाई अपॉन n प्लस 2 ये आ गया। तो दैट इज व्हाट वी हैव हियर। यहां हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं यहां पर। तो ये कोसाइन सीरीज बन गई। हाँ सर, कोसाइन सीरीज बन गई, तो इसका सम हम आराम से लिख सकते हैं। इसका सम हो जाएगा हाफ इंटू, पहला टर्म तो था n प्लस 1 कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 माइनस कोसाइन सीरीज का सम होता है कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, यानी ये एंगल और वो एंगल को जोड़कर बाई 2। तो 2n प्लस 6 बाई 2 करेंगे तो n प्लस 3 पाई बाय n प्लस 2 इंटू साइन आगे आता है n d बाई 2, तो n हो गया n प्लस 1। ध्यान रखें n प्लस 1 है, हाँ n नहीं है, n प्लस 1 है। 0 से n तक समेशन गया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1 नॉट n। साइन n d कितना है? 2 पाई अपॉन n प्लस 2, कॉमन डिफरेंस 2 पाई अपॉन n प्लस 2, 2 पाई अपॉन n प्लस 2 बाई 2 ये कैंसिल आउट हुआ। यानी कि हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं मैं आपको बता दूं, एक मैं आपको याद दिला दूं। यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? हम फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं कॉस ए प्लस डी प्लस सॉन अप टू कॉस ऑफ ए प्लस n माइनस 1d, यानी कि एंगल्स किस में है? एपी में। तो उसका सम होता है कॉस ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाई 2, हाँ सर, इंटू साइन एन डी बाई 2, दिस होल डिवाइडेड बाय साइन डी बाई 2। So that is the sum of the cosine series. So that is the formula that we are employing over here in this problem. So cos of first plus last by 2 into sin nd by 2 upon sin d by 2.
तो यहाँ n+3, हाँ सर ये हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू साइन n+1 इंटू 2 पाई अपॉन n+2 बाय 2 ये हो गया साइन सीरीज का सम और कोसाइन सीरीज का, और डिवाइडेड बाय साइन d/2 बोले तो 2 पाई अपॉन n+2/2, तो पाई बाय n+2। जो कॉमन डिफरेंस कितना है एंगल्स में खुद देखो। कॉमन डिफरेंस अगर देखा जाए एंगल्स में, d जो है वो है 2 पाई अपॉन n+2, दैट इज d है 2 पाई अपॉन n+2, 2 पाई अपॉन n+2, तो d/2 लिखा था तो ये आ गया भाई। अब यह बन गया, अब जरा देखो भाई क्या बना, यह हो गया 1/2, यानी देख रहे हो ये जेई का सवाल है, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको इसमें। n+2, हाँ सर, माइनस कॉस ऑफ n+3 n+3 की बात कर रहा है ये। n+3 को हम लिख सकता हूं n+2 प्लस 1 n+2 पाई प्लस पाई, n+3 पाई थे ना, अपॉन n+2, और ये बन गया साइन ऑफ n+1 पाई अपॉन n+2, और नीचे है साइन ऑफ पाई अपॉन n+2, साइन ऑफ पाई अपॉन n+2, ये आ गया। ये बन गया 1/2 n+1 कॉस पाई अपॉन n+2, और यह बन गया कॉस ऑफ पाई प्लस पाई अपॉन n+2, और अगर आप इन दोनों एंगल्स को जोड़ोगे तो ये दोनों एंगल्स को जोड़कर पाई आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों को जोड़ के देख लो, n+1 पाई अपॉन पाई, ये दोनों एंगल्स को जोड़ के देखो, किन दोनों एंगल्स को, n+1 पाई अपॉन n+2 और प्लस पाई अपॉन n+2, इनको जोड़ के देखोगे तो पाई आंसर आ रहा है। हाँ सर, उसका मतलब मैं इन दोनों एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री, इन दोनों एंगल्स का सम पाई है, और जब दो एंगल्स का सम पाई हो, अगर मैं इसको थीटा बोलूं और इसको फाई बोलूं, साइन थीटा विल बी साइन ऑफ पाई माइनस फाई, यानी कि साइन फाई, यानी साइन थीटा और साइन फाई बराबर होंगे, साइन थीटा और साइन फाई बराबर होंगे, यानी कि इसका साइन और इसका साइन बराबर होगा, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है, ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर हम 11th में पढ़ाते भी हैं कि अगर दो एंगल्स को जोड़कर पाई आ रहा है तो उनके साइंस इक्वल होते हैं, तो इस एंगल को और इस एंगल को जोड़कर इक्वल पाई आ रहा था, तो इसके साइन और इसका साइन बराबर होगा, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। तो सिर्फ यह बचा, यह हो गया 1/2 इंटू n+1 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन n+2, और बीच में था माइनस, बीच में माइनस ही था ना भाई, हाँ सर बीच में माइनस ही था, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा सर, कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस ऑफ पाई अपॉन n+2, और ये प्लस में हो गया क्योंकि कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो दिस बिकम्स n+2 कॉस ऑफ पाई अपॉन n+2 बाय 2। एक बार चेक कर लो, बाय 2, क्योंकि कैलकुलेशन काफी लेंदी है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप थोड़ी देर के लिए पेन रख दें और खुद से चेक करें कि n+1 पाई बाय n+2, हाँ सर यही आ रहा है, यही आ रहा है। तो चलिए, ये तो सही लग रहा है वैसे तो ये आ गया अपने पास, हाँ कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए बस। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ द डिनोमिनेटर, व्हेन वी टॉक ऑफ द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर तो nr, तो ये आ गया भाई, दिस इज द न्यूमरेटर, यहाँ लिख भी देते हैं, दिस इज द न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया। नाउ लेट अस कैलकुलेट द डिनोमिनेटर आल्सो। डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करता हूं, डिनोमिनेटर की, इफ आई टॉक ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में लिखा है समेशन, क्या लिखा है भाई, डिनोमिनेटर लिखा है समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू n, k+1 अपॉन n+2, k वेरीज फ्रॉम 0 टू n, साइन स्क्वायर ऑफ k+1 अपॉन n+2 इंटू पाई, ये लिखा है साइन स्क्वायर ऑफ k+1 अपॉन n+2 इंटू पाई। यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 1/2 समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू n, क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा,
तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू के प्लस 1 पाई अपॉन एन प्लस, ये आ गया जी सर। सो दैट इज व्हाट वी गेट। तो 1 का समेशन करेंगे 0 टू n, सर वो तो आ जाएगा n प्लस 1 माइनस समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू n कॉस ऑफ 2 इंटू के प्लस 1 पाई n प्लस 2। तो इस क्वेश्चन में आईडी आपकी काफी सारी पेशेंस चेक कर रहा है। अब डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर दैट विल बी इक्वल टू हाफ n प्लस 1 प्लस माइनस। अब अगर आप कोसाइन सीरीज लिखने चलेंगे तो कोसाइन सीरीज लिखेंगे तो आएगा k को रखा 0 तो 2 पाई अपॉन n प्लस 2 पाई अपॉन n प्लस 2। फिर अगला आ जाएगा कॉस 1 रखेंगे तो 4 पाई अपॉन n प्लस 2, 4 पाई अपॉन n प्लस 2। देख लो 1 रखोगे तो 2 4, हाँ फिर आएगा 6 पाई अपॉन n प्लस 2, cos of 6 pi upon n plus 2, and lastly it will be cos of n, n रखेंगे तो 2 इंटू n प्लस 1, 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई। दैट इज व्हाट वी गेट, दैट इज इट, है ना। यहाँ ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो लेट अस यूज दैट ब्रैकेट। n प्लस 1 है यहाँ ब्रैकेट, ये हाफ, ये हो गया हाफ n प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे बाय 2, कॉस ऑफ दिस प्लस दैट बाय 2 एंगल, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 पाई बाय n प्लस 2। देख लो भाई ऐड करके, ये आ रहा है क्यों, अंदर हो जाएगा n प्लस 2, अंदर हो जाएगा n प्लस 2 और बाहर 2, और n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, मतलब हाफ करना है, दोनों को ऐड करके बाय 2 करना है। तो ये आ गया इनटू, पेन कॉपी साथ में रखना, हाँ सर, n प्लस 1 डी बाई 2, डी कितना है, तो डी है 2 पाई अपॉन n प्लस 2, डी बाई 2 करेंगे तो पाई एन डी बाई 2 पाई अपॉन n प्लस 2, दिस होल डिवाइडेड बाय साइन डी बाई 2 पाई अपॉन n प्लस। अब गौर से देखो बच्चों, गौर से देखने वाली बात यह है, यह बन गया कॉस पाई, कॉस पाई होता है -1, ये हो गया n प्लस 1, एंड जो बीच में माइनस है दैट टर्न्स इनटू प्लस, और ये दोनों एंगल्स फिर से जोड़ोगे सप्लीमेंट्री हैं तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया n प्लस 2 बाय 2, दिस इज डिनोमिनेटर। अब fn क्या है, fn है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर कितना आया था सर, न्यूमिनेटर आया था ये n प्लस 2 अपॉन 2, n प्लस 2 अपॉन 2 कॉस ऑफ आई अपॉन n प्लस 2, दैट इज द न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर जो अपने पास आ रहा है, डिनोमिनेटर वो ये रहा n प्लस 2 बाई 2। ओदा पहाड़ निकली चुईया, ये लो भाई, ये गया, ये आ गया कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2, ये हो गया fn, यह हो गया fn। तो बहुत सारे बच्चे तो इधर तक आते आते दम तोड़ देंगे। हाँ सर, अब यहाँ F4 ए पार्ट अगर चेक करा जाए, ए पार्ट, लेट अस ट्राई ए पार्ट, चेक ए पार्ट, ए पार्ट है F4। अगर मैं F4 की वैल्यू देखता हूं देन F4 कम्स आउट टू बी कॉस ऑफ पाई बाई 6 विच इज √3/2, दैट मेक्स ए पार्ट टू बी करेक्ट। ए पार्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया भाई, ए पार्ट सही हो गया। फिर उसके बाद लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn, बी पार्ट है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ fn, और ये बन जाएगा cos 0, और cos 0 कितना होगा सर 1, तो बी गलत हो गया, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर कैलकाटा ऑप्शन, कैलकाटा ऑप्शन है साइन ऑफ 7 cos इनवर्स f5, साइन ऑफ, सी पार्ट है साइन ऑफ, सी पार्ट वो साइन ऑफ 7 cos इनवर्स f5। तो आप देखें इस केस में 7 cos इनवर्स, ये हो गया 7 टाइम्स cos इनवर्स cos पाई बाय 7, cos इनवर्स cos पाई बाय 7 इज cos पाई बाय 7, मतलब cos इनवर्स cos पाई बाय 7 0 से पाई के बीच में, तो डायरेक्ट बाहर पाई बाय 7 आ जाएगा। तो
तो ये आ गया साइन 7 इंटू पाई बाय 7, ये कैंसिल आउट हुआ, ये बच गया साइन पाई। साइन पाई होता है 0। तो कैलकाटा ऑप्शन इज करेक्ट। लेट अस कम डाउन टू दिल्ली ऑप्शन। tan of cos inverse f6, tan of cos inverse f6, दिल्ली ऑप्शन है tan of cos inverse f6। वो इस वैल्यू को बोल रहा है अल्फा, वो इस वैल्यू को बोल रहा है अल्फा, और हमें देखना है कि अल्फा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए f6 देखते हैं। f6 होगा tan of cos inverse cos पाई बाय 8 और इज इक्वल टू अल्फा। सर ये बन गया अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाय 8। 22.5 पर वैल्यू होती है √2 - 1, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू √2। हाँ सर, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं क्या ये रिलेशन है। बिल्कुल सर, यही रिलेशन है, therefore D part is also correct. Therefore the correct answers are A, C and D for this problem. A, C और D सही हो गए इस प्रॉब्लम के लिए। तो A, C, D are correct options. एडवांस में 2021 में let us see this problem also. For any positive integer n, Sn दे रखा 0 to infinity to r, Sn of x है k varies from 1 to n, cot inverse of this, और कॉट इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई है, tan इनवर्स की -π/2 से π/2 है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, IIT JEE में एडवांस में इस तरह के प्रॉब्लम काफी प्रेवलेंट हैं जहां पर Sn ऑफ x ऐसा कुछ दे रखा हो। चलिए आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम। तो अगर Sn ऑफ x लिखा जाए तो वो हो जाएगा समेशन, दैट विल बी समेशन ऑफ k वेरीज फ्रॉम 1 to n, और यह हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस k इंटू k प्लस 1। तो ऐसे लिखते हैं इसको kx इंटू k प्लस 1x लिख सकते हैं। हाँ सर, और ऊपर अगर देखें तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी सीरीज तो बड़े आराम से बन रही है, टेलीस्कोपिंग सीरीज बनती हुई आराम से नजर आ रही है। tan इनवर्स ऊपर लिख सकते हैं k प्लस 1x माइनस kx डिवाइडेड बाय 1 प्लस kx इंटू k प्लस 1 इंटू x। ये बन गया समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n, tan इनवर्स ऑफ kx, tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1x, tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ kx। ये आया, ये हमारा Sn आया। अब हमें इसे 1 से लेकर n तक ऐड करना है। तो अगर हम ऐड करेंगे दिस विल बी tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, फिर tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x, सब ऐड कर रहे हैं, फिर प्लस tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x, एंड यह ऐड करते जाएंगे, लास्ट में tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx। ये आया। तो व्हेन वी ऐड देम ऑल, ये गया, ये और ये गया, ये जाएगा, तो अपने पास Snx आ गया। व्हाट डज Snx कम आउट टू बी? सर Snx आ गया है, Snx आ गया है tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये Snx आ गया। अब वो बोल रहा है S10x इसके बराबर होगा S10x। चलो देखते हैं S10x, ये पार्ट चेक करते हैं, आसान प्रॉब्लम दिख रहा है। S10x हो जाएगा tan इनवर्स 11x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला में सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए होती है, वो है x ग्रेटर दैन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। ये कब? जब x और y दोनों पॉजिटिव हों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 10x अपॉन 1 प्लस 11x। इसको लिख सकता हूँ, अब किस ऑप्शन तो देख रखा π/2 माइनस दिस, उल्टा करके लिखा है, तो इसको लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स, क्योंकि पॉजिटिव है 11x² प्लस 1
अपॉन 10x लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि x 0 से बड़ा है ना, पॉजिटिव है तो tan इनवर्स को डायरेक्ट हम cot इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज π/2 माइनस tan इनवर्स 1 + 11x स्क्वायर अपॉन 10x। Therefore this option is correct. This option is correct. तो आगरा is the correct answer. अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cot ऑफ, बी पार्ट है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cot ऑफ Sn(x), cot ऑफ Sn(x). तो ठीक है, cot ऑफ Sn(x) है भाई, cot ऑफ Sn(x). ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cot ऑफ, यहाँ लिखा है क्या x ग्रेटर दैन 0? हाँ लिखा हुआ है, तो हम इसे वापस कंबाइन करके लिख सकते हैं। cot इनवर्स ये उठा लेते हैं, ये लिख देते हैं, यह है Sn(x) था। हाँ सर, तो यहाँ से मतलब tan इनवर्स लिखना ही पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ n + 1x। यहाँ से नहीं लिख सकते, क्यों? वो तो 10 के लिए था, ये n के लिए है। तो कितना हो गया? n + 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये है मेरे भाई। हाँ सर, तो बेटा जी समझो, बेटा जी यहाँ क्या होगा यार, ये हो गया सर cot ऑफ tan इनवर्स nx अपॉन 1 + n + 1x स्क्वायर, ये आ गया सर। अब जब n इन्फिनिटी जाए, cot इज अ कंटिन्यूस फंक्शन है ना, 0+ में तो खैर चलो कोई बात नहीं। तो इसको हम लिमिट अगर इन्फिनिटी पर देखी जाए तो ये बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा सर x अपॉन x स्क्वायर, तो ये बन गया cot ऑफ tan इनवर्स, cot ऑफ tan इनवर्स कितना? cot ऑफ tan इनवर्स 1/x, 1/x। ये हो गया cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, क्योंकि x 0 से बड़ा है, और ये हो गया वापस x, ये हो गया वापस x। और चाहते तो यहीं रख लेते यार, π/2 यहीं कर देते, यहीं कर लो यार, इसको π/2 माइनस यहीं पुट कर दो, ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा। ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये लिमिट आ जाएगी। हाँ सर, और यह हो गया cot ऑफ π/2, यह हो गया अपने पास cot ऑफ π/2 माइनस थीटा सर, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x, ये डायरेक्ट आ गया x, ये हो गया। फिर b पार्ट सही हो गया। फिर उसके बाद आता है c पार्ट। द इक्वेशन s3x = π/4 हैज अ रूट इन 0 to infinity। c पार्ट देखो, c पार्ट है कितना लिखा? s3x = π/4, s3x = π/4, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/4, ये है भाई। और 0 से इन्फिनिटी में इसका एक रूट है, वो ये कह रहा है। ठीक है, इसका देखते हैं एक रूट है कि नहीं है। तो हम दोनों साइड tan ले लेते हैं, दोनों साइड tan लेंगे, tan ऑफ, तो कह देते हैं यार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दो, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में बात चल रही है। तो tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन 1 + 4x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। ये आ गया 3x अपॉन 1 + 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो रूट आ रहा है f(0), अगर मैं इसमें देखूं f(0) कितना आता है? f(0) आया सर 1, और f(0) कम्स आउट टू बी 1। 0 और से इन्फिनिटी के बीच में कह रहा है एक रूट है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, देयर लाइज हैज अ रूट इन 0 to infinity। ठीक है यार, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 - 16। इसका तो कोई भी रियल रूट ही नहीं आ रहा, d <0 है, d इज <0। देख लो एक बार, d <0 यानी नो रियल रूट। यहां पर ये कह रहा था कि कम से एक रूट होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो भाई ये वाली बात तो गड़बड़ हो गई, यह वाली बात तो यहां पर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि रूट आ ही नहीं रहा एक भी रियल। एक बार चेक कर लेंगे, और है ना, रूट रियल नहीं आ रहा, उसका तो कोई रूट नहीं आया, तो ये हो गया। अब डी पार्ट पर आते हैं। tan ऑफ Sn ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू हाफ,
tan ऑफ Sn ऑफ x, tan ऑफ Sn ऑफ x। तो डी पार्ट अगर चेक करें, tan ऑफ Sn ऑफ x, tan ऑफ Sn ऑफ x विल बी tan ऑफ Sn ऑफ x, ये कह रहा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 1, tan ऑफ Sn ऑफ x आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ, और ये आया tan ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर, ये आ गया भाई। और यह बन गया अपने पास x अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि ये वैल्यू जो है यह हमेशा हाफ से छोटी रहती है, चाहे n कुछ भी रख लो 1 से बड़ा, चाहे x कुछ भी रख लो हाफ 0 से बड़ा। तो अगर मैं x को रख देता हूँ 1, इफ x को रखता हूँ 1, देखना ये क्या, ये वैल्यू हमेशा हाफ से छोटी रहेगी। अगर x को 1 रखा तो यह बन गया, दिस बिकम्स 1 अपॉन, ऊपर आएगा nx आएगा यार, हाँ nx आएगा भाई, nx ऊपर आ गया n और नीचे आ गया n प्लस 2, ये आ गया tan ऑफ s n ऑफ 1। हाँ सर, ये आ गया, ये वैल्यू क्या हमेशा 1/2 से छोटी है। देखो जरा 3 रखेंगे, अगर n 3 हो जाए, अगर n हो जाए 3 तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 tan इनवर्स, यानी tan ऑफ s3 ऑफ 1, ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 जो कि 0.6 हो गया, जो कि हाफ से छोटा नहीं है या बराबर नहीं है। इसका मतलब डी पार्ट भी गलत हो गया। डी पार्ट में वो क्या कह रहा था कि n को चाहे कुछ भी रख लो 1 से बड़ा और x को चाहे कुछ भी रख लो 0 से बड़ा। तो हमने कैसे ट्राई किया, x को मैंने रख दिया 0, 1 रख दिया, x को मैंने 1 रख दिया और 1 रखा तो n अपॉन n प्लस 2 आ गया, और फिर n को अगर मैंने 3 रख के देखा तो ये आ गया 0.6 जो कि हाफ से छोटा नहीं है। यानी यह बात जो लिखी हुई है कि हर x पर ऐसा होगा और हर n पर ऐसा होगा, यह गलत है, क्योंकि x को अगर हम 1 रख रहे हैं और n को 3 तो ऐसा नहीं हो पा रहा। तो अब यह तो हो गया भाई, चलो अब अगला प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हियर फॉर एक्स वाई जेड एंड टी बिलोंगिंग टू सम रियल नंबर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस सेक इनवर्स जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस रूट 2 पाई इंटू टी प्लस 3 पाई। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, यानी किसी रियल नंबर एक्स वाई जेड के लिए अगर यह इनइक्वालिटी सैटिस्फाइड है तो आपको एक्स वाई जेड और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस के सेक की वैल्यू बतानी है। आपको पता है कि इस तरह की इनइक्वालिटीज, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो डेफिनेटली सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ बाउंडेडनेस का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं बाउंडेडनेस का यूज कैसे करें। साइन इनवर्स हमारे पास है x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y प्लस सेक इनवर्स ऑफ z एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रेंज निकालने के लिए मेरे ख्याल से परफेक्ट स्क्वायर बनाना सही रहेगा। तो टी स्क्वायर माइनस रूट 2 पाई इंटू टी, तो स्क्वायर बनाने के लिए इसके कोफिशिएंट का आधा यानी रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और प्लस 3 पाई माइनस रूट पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यह हो गया इधर में, दिस बिकम्स टी माइनस रूट पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बन गया, और प्लस 3 पाई माइनस पाई बाई 2। तो यह हो गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी माइनस रूट पाई बाई 2 इसका होल स्क्वायर, हाँ सर, और प्लस 3 to 6 5 पाई बाई 2। यानी कि यह वाली अगर साइड देखी जाए तो इस साइड के लिए हम कह सकते हैं कि यह वाली जो साइड है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पाई बाई 2, यानी ये साइड हमेशा 5 पाई बाई 2 से बड़ी रहेगी, क्या है टी कुछ भी रख लो। और इस केस में अगर देखें तो साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज है वो होगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, हाँ सर, और tan कॉस इनवर्स की रेंज होगी 0 से पाई, बिल्कुल, और इसकी रेंज होगी 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई, दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2। यानी कि LHS हमेशा 5 पाई बाई 2 से नीचे है और RHS हमेशा 5 पाई बाई 2 के ऊपर है, और यहां पर LHS शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू RHS। LHS क्या है? LHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू RHS, ये लिखा है, बट यह साइड खुद
हमेशा 5π/2 से छोटी है और यह वाली साइड हमेशा 5π/2 से बड़ी है। तो भाई इक्वालिटी इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई तभी हो सकती है 5π/2 पर, क्योंकि LHS हमेशा RHS से छोटी ही रहेगी, क्योंकि 5π/2 से हमेशा नीचे या बराबर रहेगी और RHS 5π/2 से हमेशा ऊपर या बराबर रहेगी। तो इसका मतलब यह इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो होल्ड नहीं कर सकती। यह तभी हो सकता है जब LHS बराबर RHS हो जाए और दोनों के दोनों 5π/2 के इक्वल हो जाए। और 5π/2 के इक्वल होने का मतलब हुआ कि t की वैल्यू तो हो गई भाई √π/2, t की वैल्यू हो गई √π/2 और x की वैल्यू हो गई, क्योंकि यहां पर हमें x इसको लेना पड़ेगा π/2, तो x हो गया 1, y की वैल्यू सर यहां पाई लेना पड़ेगा तो इसलिए ये हो गया -1, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ -1 इज पाई, और z भी -1 हो गया, यानी x, y और z की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? sec ऑफ tan इनवर्स, वी नीड sec ऑफ tan inverse of x, that is 1, plus tan inverse of y, which is -1, plus tan inverse of again -1, plus tan inverse of √2/π इंटू √π/2, क्योंकि t की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? √π/2, तभी जाकर वो 5π/2 के बराबर आएगा। t की वैल्यू √π/2, तो 2/π, ये हो गया sec ऑफ tan inverse 1 is π/4, this is -π/4 and that is again -π/4, और यह हो जाएगा tan inverse 1, और tan inverse 1 वापस हो जाएगा, तो यह और यह गया, यह भी π/4 है, तो ये बच गया sec ऑफ 0, so therefore the 1 therefore an is the answer, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। सो ये आंसर हो गया। चलिए आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर f दे रखा है -∞ से -1 और 2π/2 open to pi is defined as this. If fx is surjective function then the range of a is, यह भी बहुत कमाल का क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रॉब्लम को वीडियो पॉज करके खुद करके देखें तो सही में यू विल एंजॉय दिस प्रॉब्लम, डूइंग दिस प्रॉब्लम, रियली अ नोट वर्दी प्रॉब्लम। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि यहां सर्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। सिंस एफ इज सर्जेक्टिव, एफ अगर सर्जेक्टिव है तो क्या होना चाहिए? द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज ऑफ एफ इसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। तो रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, और कोडोमेन का मतलब हो गया π/2 ओपन से पाई, π/2 से पाई के बीच में, यानी ये पूरा का पूरा रेंज आना चाहिए। यानी कि सेक इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ -x² प्लस x प्लस a, और यह होनी चाहिए π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में होनी चाहिए। और यह वैल्यू, ये रेंज आनी चाहिए इसकी कब? जब x वेरी करे, एज x वेरीज फ्रॉम -∞ टू, as x varies from -1 to -∞ to -1, यह वैल्यू आनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो रेंज है -π/2 से पाई, सेक इनवर्स यह वैल्यू कब लेगा? π/2 से पाई, π/2 से पाई यह वैल्यू तब लेगा। सेक इनवर्स का अगर हम ग्राफ देखें, इफ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, देन द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स लुक्स लाइक दिस। ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। देखो यह और यहां पर यह जो लाइन है, दिस इज से π/2 एंड दिस लाइन इज से पाई, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो सेक इनवर्स का ग्राफ जो बनता है 0 पर आता है 1, सेक इनवर्स 1 आता है 0 और -1 पर आता है पाई। यह ग्राफ इस तरह से बनता है। सो दिस इज पाई, दिस इज π/2 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। अगर मुझे रेंज π/2 से पाई चाहिए, π/2 से पाई चाहिए रेंज, यानी मुझे रेंज चाहिए यहां, तो आप देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो -1 से -∞ के बीच में लाई करनी चाहिए। यानी अंदर वाला जो सेक इनवर्स के अंदर जो x है, यानी कि यह जो x है
ये जो अंदर लिखा हुआ है एक्स, वो एक्स लाई करना चाहिए कहां से कहां तक, -1 क्लोज्ड से लेकर -इंफिनिटी तक। तो दिस इंप्लाइज फॉर रेंज टू बी व्हाट, π/2 टू पाई, जो अंदर लिखा है -x² + x + a शुड रेंज फ्रॉम, कहां से कहां तक, शुड रेंज फ्रॉम -इंफिनिटी टू -1, -इंफिनिटी टू -1 ये रेंज करना चाहिए। इट शुड रेंज फ्रॉम -इंफिनिटी टू -1, इसके बीच में इसकी वैल्यू रेंज करनी चाहिए। हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई कि इसी रेंज के अंदर इसकी वैल्यू होनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्यों, इसकी वैल्यू -इंफिनिटी से -1 जब भी होगी, -इंफिनिटी से -1, तो आप देखें सेक के जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे π/2 से पाई तक क्लोज्ड, π/2 पर ओपन और पाई पर क्लोज, यानी सेक इनवर्स के अंदर का जब जो आर्ग्यूमेंट है वो -इंफिनिटी से -1 वेरी करता है, तब सेक इनवर्स की रेंज आती है π/2 से लेकर पाई तक। अब यह कैसा पैराबोला है सर, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। दिस इज द डाउनवर्ड पैराबोला, हाँ सर, ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है। नाउ इफ दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स कहां पर है, इसका वर्टेक्स सर, इसका वर्टेक्स है -b/2a, -1/-2 और -b/2a, 1/2 पर है सर वर्टेक्स कहां पर है, 1/2 पर। और हम चाहते हैं कि यह जो पैराबोला है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, यह पैराबोला की रेंज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए -इंफिनिटी से -1। तो 1/2 पर 1/2 वी हैव 1/2 1/2 पर ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा, ये 1/2, हाँ सर, ये 1/2, ये इसका वर्टेक्स है। अब हमारे लिए जो इनपुट है x, हमारे लिए जो x इनपुट है वो है -इंफिनिटी से -1, और रेंज भी रहनी चाहिए -इंफिनिटी से -1 के बीच में रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, -इंफिनिटी से -1 के बीच में क्या रहनी चाहिए, इसकी रेंज रहनी चाहिए। तो यानी कि इसका वर्टेक्स है हाफ पर, और हमारे पास जो डोमेन है वो है -इंफिनिटी से -1, तो -1 आएगा बेटा इधर कहीं, हाँ सर, -1 यहां कहीं आएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, मैक्सिमम लोग गलती कर देंगे इसमें। ये आ गया -1। अब -1 पर जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है सर, मिनिमम वैल्यू तो -इंफिनिटी तक जा रही है यहां। तो यह जो वैल्यू मिलेगी -1 पर, यह कितनी मिलनी चाहिए, हम चाहते हैं सर इसकी रेंज आनी चाहिए कब, जब x कहां से कहां तक वेरी करे, -इंफिनिटी से -1, तो इसकी रेंज आनी चाहिए -इंफिनिटी से -1 ही आनी चाहिए, क्योंकि x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -इंफिनिटी से -1। समझना, बारीक सा पॉइंट है कि x की वेरिएशन -इंफिनिटी से -1 है, तो सेक इनवर्स की जो वेरिएशन आनी चाहिए वो आनी चाहिए π/2 से पाई, यानी इस क्वाड्रेटिक की वेरिएशन आनी चाहिए -इंफिनिटी से -1, जब x वेरी करे -इंफिनिटी से -1 के बीच में, तो -1 पर वैल्यू आनी चाहिए -1। सो दिस इंप्लाइज अगर मैं इसको कुछ पॉलिनोमियल को px कह दूं, इफ आई कॉल दिस पॉलिनोमियल एज px, तो px p ऑफ -1 शुड बी इक्वल टू -1। हाँ सर, क्यों, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, -इंफिनिटी तक जाएगा ही जाएगा, तो p ऑफ -1 शुड बी -1। तो p ऑफ -1 क्या हुआ सर, -1 प्लस a शुड बी इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू 1। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी a इक्वल टू 1, दैट इज आगरा। तो एक बार बहुत अच्छे से दोबारा से ये सवाल समझ लें। यहां पर दे रखा था कि अगर f की डोमेन यह है और यह है उसकी कोडोमेन है, फंक्शन सर्जेक्टिव है, तो कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज होना चाहिए, यानी कि इस फंक्शन की रेंज बननी चाहिए यह है। इस फंक्शन की रेंज तब बनेगी यह है जब इसकी रेंज जो अंदर जो सेक इनवर्स है, इसकी रेंज क्या बनेगी π/2 से पाई, कब, जब सेक इनवर्स के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो वेरी करे -इंफिनिटी से -1 तक, क्योंकि -इंफिनिटी से -1 तक ही देखें तभी y की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में आ रही है, π/2 से बड़ी, पाई से छोटी, पाई के इक्वल भी। तो यानी जो अंदर लिखा है वो वेरी करना चाहिए -इंफिनिटी से -1, किस पर, इस x पर, जब x -इंफिनिटी से -1 वेरी करे डोमेन में। तो यानी डोमेन -इंफिनिटी से -1 के बीच में जब x वेरी करता है तो इसकी वैल्यू वेरी करनी चाहिए -इंफिनिटी से -1। अब ये डाउनवर्ड पैराबोला वर्टेक्स है हाफ पर,
तो पैराबोला डाउनवर्ड, वर्टेक्स हाफ पर, तो -1 इधर कहीं आएगा। -1 पर जो वैल्यू आनी चाहिए, जो रेंज आएगी इसकी -इंफिनिटी से -1 के बीच में जब x वेरी करेगा तो आएगी p ऑफ -1 से -इंफिनिटी, -इंफिनिटी से p ऑफ -1। तो हम चाहते हैं रेंज क्या आनी चाहिए, -इंफिनिटी से -1, तो p ऑफ -1 की वैल्यू हो जानी चाहिए -1, और वहां से हमारे पास जो a आता है वो आता है 1। तो बहुत ही प्यारा सवाल था। आपने अगर खुद ट्राई किया होगा तो मुझे उम्मीद है डेफिनेटली गलत आंसर आया होगा। अगर अच्छा आंसर आया तो इसका मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक की और आईडीएफ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, मैक्सिमम लोगों का आंसर ये आता है, दिस कम्स आउट टू बी द आंसर। कई लोगों का आंसर बी भी आएगा, बट द करेक्ट आंसर इज आगरा इन दिस केस। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम तो अब ये रहा अगला प्रॉब्लम। इफ एक्स स्क्वायर, बहुत ही प्यारा सवाल है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स, यानी इसके दो डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स हैं, देन एंड दिस इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत ही प्यारा सवाल, यानी कि हमें यहां कह रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यह जो इक्वेशन है इसके क्या है, इट हैज टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स, नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स हैं भाई इसके। और फिर साथ में कह रखा है जो दूसरी इक्वेशन है, log टू द बेस हाफ ऑफ 2 by पाई cot इनवर्स ऑफ x -1 और +1 इसका होल स्क्वायर और प्लस a टाइम्स log टू द बेस हाफ ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स x by पाई और इज इक्वल टू a माइनस बी हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल हैज नो रियल सॉल्यूशन, इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ही पॉसिबल मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, देखते हैं। log टू द बेस हाफ ऑफ 2 अपॉन पाई cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर लिख रखा है। हाँ सर, यह a में एक टर्म दिख रही है, a में एक टर्म यह है, तो a को उठा के इधर ले आओ, अंदर हो जाएगा log टू द बेस हाफ ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स x बाय पाई -1 प्लस b इक्वल टू 0। यानी इसमें हम कोशिश क्या करें, अगर हम ये इक्वेशन, अब देखो जरा, अगर ये है इक्वेशन इसी फॉर्म में कुछ बन जाए, इसी फॉर्म में, क्योंकि हमें दे रखा है कि इसके क्या है, दो नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स हैं वो भी डिस्टिंक्ट। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर ये इक्वेशन इसी फॉर्म में बन जाए, क्योंकि इस इक्वेशन से इसका कोई ना कोई रिश्ता तो होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सवाल में ऐसा तो नहीं कि वो बेकार में दे रखा है और ये इक्वेशन अलग से बेकार में, इन दोनों को इंटरकनेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो इंटरकनेक्शन होगा। सामने क्वेश्चन देने वाले इंसान ने डेफिनेटली ये देखा होगा कि इन दोनों में कोई ना कोई इंटरकनेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस इक्वेशन को अगर इसी फॉर्म में चेंज कर लें तो शायद हम कुछ कर पाए, हम दोनों के बीच में कोई इंटरकनेक्शन स्थापित कर पाए। तो हम ए को उठाकर इधर ले आए, तो जब ए को उठाकर इधर लाए तो ये देखो, ये एक्स स्क्वायर, अगर ये कुछ यही का यही यहां बन जाए तो बात बन सकती है। तो इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 1/2 इंटू 2 अपॉन पाई, क्योंकि जो दे रखा होता है आप अक्सर कोशिश क्या करते हैं, वही क्वेश्चन में क्रिएट करने की, ताकि आप उसका लाभ उठा सके। तो मैं वही कर रहा हूं, जो हमें इक्वेशन दे रखी है वही इक्वेशन में यहां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। इस -1 को हम लिख सकते हैं log ऑफ हाफ ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स x बाय पाई और -2 log बेस हाफ प्लस में, ऐसा लिख सकता हूं -1 को। हाँ सर, इक्वल टू 0। अब log a प्लस log b विल बी log ab, सो दिस विल बी इक्वल टू log टू द बेस हाफ ऑफ 2 अपॉन पाई cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स log 2 माइनस log a इंटू log b, log a प्लस b इज log ऑफ a इंटू b, तो 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x बाय
पाई प्लस बी इक्वल टू 0। ये आ गया भाई। अब जैसे ही मैं इसको आगे लिखता हूं तो ये हो जाएगा log टू द बेस 1/2 ऑफ 2 अपॉन पाई कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस a इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स। तो चाहो तो इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो कॉट इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें सर? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई/2 माइनस tan इन कॉट इनवर्स ऑफ x अपॉन पाई और प्लस b। तो हम यहाँ किस आइडियोलॉजी के साथ बढ़े कि हमने इस इक्वेशन को उसी इक्वेशन के फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश की ताकि हम उसका कुछ फायदा ले सकें। तो यहाँ लिखा log टू द बेस हाफ ऑफ 2 अपॉन पाई कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स log टू द बेस 2 माइनस पाई अपॉन पाई प्लस 2 अपॉन पाई कॉट इनवर्स ऑफ x और प्लस b इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे ये बना, ये बन गया log टू द बेस हाफ ऑफ 2 अपॉन पाई कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस a log टू द बेस हाफ ऑफ, यहां पर ये बच गया 1, तो 2 अपॉन पाई कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन उसी फॉर्मेट में चेंज हो गई। ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है? ये वाला एलिमेंट, दिस इज एक्टिंग लाइक x, दिस इज बिहेविंग लाइक x एंड दिस इज बिहेविंग लाइक, मतलब ये तो हो गया हमारा x स्क्वायर और ये हो गया x। हमें पता है कि इसको सेटिस्फाई करने वाली सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज, नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही हैं, यानी इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो एक नेगेटिव इंटीजर ही होगा। और वो ऐसे कितने इंटीजर होंगे? 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीजर। यानी अगर मैं इसको t रख दूं, इफ आई पुट इट इक्वल टू t, यानी अगर मैं इसको t रख लूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि t स्क्वायर प्लस at प्लस b इक्वल टू 0 हैज नो रियल सॉल्यूशन। तो इसका नो रियल सॉल्यूशन कब आएगा? जब t यहां ऐसी वैल्यू ले ले जो उस इक्वेशन की 2 नेगेटिव रियल रूट्स हैं वो वैल्यू कभी ना ले सके। ऐसी वैल्यू ले जो उनके इक्वल ना हो, यानी कि यहां जो t है यानी कि ये है, इसकी वैल्यू कभी भी उन 2 नेगेटिव इंटीजर्स के बराबर नहीं बननी चाहिए, नहीं तो सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो t क्या है? सोच के देखो, मैंने क्या बोला? जब t कौन है? t यह है, t इज log टू द बेस हाफ ऑफ 2 अपॉन पाई कॉट इनवर्स x प्लस 1, यह t है। मान लो इसके नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स हैं, मान लो -1 और -2। तो अगर ये कभी -1 बन गया, कौन? यह कभी -1 बन गया तो t इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर कभी ये -2 बन गया तो t इक्वल टू -1 इसका रूट हो जाएगा। यानी यह कभी ना तो -1 ना कभी -2 बनना चाहिए। यानी यह जो हमारा t है, ये जो t है, दैट शुड नेवर टेक द वैल्यूज इक्वल टू द नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स विच दिस इक्वेशन हैज। उसके बराबर नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स इसके नहीं, उसके बराबर इसके रूट्स, इसकी वैल्यू कभी भी उसके नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स के बराबर नहीं बननी चाहिए। तो पहले तो हम इसकी रेंज निकालें। रेंज निकालकर हमें पता चल सकता है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी। भाई इसकी वैल्यू आएगी 0 से पाई, हाँ सर, इंटू 2 अपॉन पाई करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी फ्रॉम 0 से कितना? विल बी फ्रॉम 0 टू 2, फ्रॉम 0 टू 2 ओपन इंटरवल, और फिर प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा सर 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक। और फिर जब इसका लॉग लेंगे टू द बेस हाफ, इट विल बी लॉग ऑफ 3 टू द बेस हाफ से लेकर 0, लॉग ऑफ 3 टू द बेस हाफ से लेकर 0 तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। लॉग ऑफ 3 टू द बेस हाफ से 0 तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी t की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है log 3 टू द बेस 2 माइनस कॉमा 0, इस रेंज में आ रही है, यानी और माइनस log 3 टू द बेस 2 विद अ नेगेटिव साइन विल बी -1 पॉइंट समथिंग, यानी -1 पॉइंट समथिंग से 0 के बीच में हर वैल्यू ले सकता है। ये हर वैल्यू ले सकता है, -1.0 से लेकर समथिंग के बीच में ये हर वैल्यू ले सकता है। हाँ सर,
ये अगर हर वैल्यू ले सकता है, अगर हर वैल्यू ले सकता है तो इसका मतलब जो हमारी इंटीजर रूट्स हैं वो -1 कभी नहीं होनी चाहिए, दैट शुड नेवर बी -1। यानी जो नेगेटिव इंटीजर रूट्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, देयरफॉर नेगेटिव इंटीजर रूट्स जो इस इक्वेशन की हो सकती हैं x² + ax + b = 0 कैन हैव रूट्स फ्रॉम किस सेट से, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इस सेट से इसकी रूट्स आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसकी रूट -1 और -1 आ गई तो -1 ये वैल्यू ले सकता है, -1 और ये वैल्यू ले सकता है। सर 0 भी तो हो सकती है। नहीं बेटा, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि उसने बोला है कि इसकी नेगेटिव रूट्स हैं और रूट्स भी कैसी हैं, नेगेटिव एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो इसलिए यह रूट्स कभी भी मतलब 0, 1, 2 वो वैल्यू तो नहीं हो सकती। अब अगर देखा जाए तो सम ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा -a। तो अगर मुझे -a की लीस्ट वैल्यू चाहिए, -a की लीस्ट वैल्यू, ठीक है ना। सो इफ आई नीड, पूछा क्या गया है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ -a, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a। तो इफ आई नीड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a, तो मिनिमम अगर मैं कोई से भी 2 रूट्स उठाता हूं तो ये आएगा 7 का सम, आगे कोई भी उठाऊंगा आगे सम ज्यादा आएगा। तो मिनिमम रूट्स के लिए, सम ऑफ रूट्स के लिए मैं -2 और -3 एक ही मिनिमम वैल्यू के लिए रूट्स ये उठा लेना चाहिए मुझको, तभी मिनिमम आएगा। क्योंकि इसके अलावा मैं कोई सा भी ऑप्शन अपनाता हूं, ये अपनाता हूं तो 7 आ जाएगा a का वैल्यू। अगर मैं इसके अलावा ये 2 और 4 अपनाता हूं तो फिर वैल्यू 6 आ जाएगी। तो एक ही मिनिमम वैल्यू, तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a, SOR शुड बी मैक्सिमम। हाँ सर, SOR क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्यों? ये नेगेटिव ऑफ a के बराबर है, तो जहां इसका मैक्सिमम आएगा वहां -a का मैक्सिमम आएगा, यानी a का मिनिमम आएगा। तो SOR मैक्सिमम का मतलब हो गया कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सम ऑफ रूट्स की, सर -5, क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू आती है -6, -7 वो सब उससे छोटी होंगी, और a की मिनिमम वैल्यू आ गई। दिस इंप्लाइज a की जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो आ गई 5। SOR मैक्सिमम कितना हो सकता है, SOR मैक्स इज इक्वल टू इसका मैक्स इज इक्वल टू -5। तो देयरफॉर a का मिनिमम विल बी 5। a का मिनिमम कितना हो गया, 5 हो गया। क्योंकि आपको मालूम होगा अगर f का मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है तो -f का मिनिमम वैल्यू -m हो जाएगा, -f का मिनिमम वैल्यू -m हो जाएगा। क्लियर है सर? दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। बहुत बढ़िया सवाल था, आपने देखा, बिल्कुल। तो आपको इसमें बीच में ऐसा लग रहा होगा सर आपका हेयर स्टाइल चेंज हो गया। हाँ, सो आई हैव रिकॉर्डेड दिस लेक्चर एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हाँ सर आपका हेयर स्टाइल चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हुआ है भाई, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच हैज अपीयर्ड इन JEE एडवांस 2018 पेपर 1, ऑफलाइन में आया था। यहां रखा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं JEE एडवांस में। तो साइन इनवर्स ऑफ समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और लिख रखा x की पावर i + 1। तो अगर मैं इसको लिखूं तो यह एक GP बन जाएगी x² x³ x की पावर 4 प्लस ऑनटिल इंफिनिटी, ये GP बनेगी जी सर। और लास्ट में बनेगा -x इंटू, यहां बन जाएगा x/2 प्लस x/2 का होल स्क्वायर प्लस x/2 का होल क्यूब प्लस ऑनटिल इंफिनिटी, ये बन जाएगा। और ये पूरा का पूरा साइन इनवर्स के अंदर है ये दोनों सीरीज, एंड दैट इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स, और यह बनेगा -x/2 फिर प्लस -x/2 का होल स्क्वायर फिर प्लस -x/2 का होल क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। और इसी तरीके से अपने पास जो दूसरा है माइनस, दैट विल बी -x प्लस -x का स्क्वायर प्लस -x का क्यूब प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। तो ये हमारे पास अपनी सीरीज हो गई, इनफाइनाइट GP हो गई।
एज्यूम साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स टेक्स द वैल्यू फ्रॉम -π/2 से π/2 0 to π। ऑब्वियसली बात है, जब ये इनफाइनाइट जीपी है तो इनकी कन्वर्जेंस की कंडीशंस ऑटोमेटिकली यहां हमें लेनी पड़ेगी कि भाई एक्स की वैल्यू, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और यहां से मॉड ऑफ x/2 की वैल्यू होनी चाहिए फिर से -1 से 1 के बीच में, यानी कुल मिलाकर मेरे ख्याल से x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो हर कोई डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि उस केस में इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा हाफ से हाफ, -हाफ से हाफ, और ये हो जाएगा हाँ ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू एक तरीके से होनी चाहिए -हाफ से हाफ, ताकि ये दोनों की दोनों सीरीज कन्वर्जेंट हो, सारी सीरीज कन्वर्जेंट हो, -1 से 1 सॉरी -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में हो जाना चाहिए, हाँ सर, -1 से 1 के बीच में। तो अपने पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ, ये हुआ x/1 - x, यही हुआ x² 1 - x हुआ सर, x²/1 - x, फिर माइनस ये हो जाएगा x × x/2, यानी x²/2 /1 - x/2 /1 - x/2, and the next one would be is equal to sine inverse -x/2 upon 1 plus x/2, कॉमन रेशियो हो गया -x/2, -x/2 इज द कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म इज -x/2, फिर माइनस अगला जो टर्म है दैट बिकम्स -x upon 1 - -x, क्योंकि कॉमन रेशियो जो है वो -x है, और ठीक है 1 - -x, ठीक। तो दिस बिकम्स नाउ साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, साइन इनवर्स इज 1 फंक्शन, साइन इनवर्स x इज 1 फंक्शन, ये 1 फंक्शन होता है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इट इज 1 फंक्शन, तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, x² upon 1 - x minus 1 upon 2 - x, हाँ सर ये आएगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स हट गया, इधर से आया x - x upon 1 plus 2 plus x upon x plus 2, फिर प्लस x upon 1 plus x। तो अपने पास आ गया, और ध्यान रखना x की वैल्यू हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, वी कैन टेक x from -1 to 1, दैट इज फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दीज जीपीज, ये जीपी नहीं तो कन्वर्ज नहीं करेंगे, फाइनाइट सम के लिए -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इन सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए। तो यहां आ गए, अपने पास हुआ x², एलसीएम लेंगे तो 2 - x -1 plus x डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू 2 - x इज इक्वल टू, यहां पर x कॉमन, 1 upon 1 plus x -1 upon x plus 2, एलसीएम लेंगे तो x इंटू x plus 2 -x -1 डिवाइडेड बाय x plus 1 इंटू x plus 2, ये आ गया, ये हो गया x² upon 1 - x, इसको x -1 इंटू x -2 लिख दूं, x -1 इंटू x -2, एक ही बात है, इज इक्वल टू x अपॉन x plus 1 इंटू x plus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया x इंटू x plus 1 इंटू x plus 2 इंटू x माइनस x -1 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। हाँ सर ये आ गया, क्यों, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किसे उधर उठा के इधर ले आए, तो या तो आ गया x इक्वल टू 0, बिल्कुल चल जाएगा ये तो, x इक्वल टू 0, फिर दूसरा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा x इंटू या फिर x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, दूसरे वाली क्यूबिक बन गई, x³ प्लस 3x² प्लस 2 माइनस x² प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, और यहाँ 2x है, 2x क्योंकि x से मल्टीप्लाई किया, 3x² प्लस 2x, तो दिस बिकम्स x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास,
एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5 प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज द इक्वेशन दैट वी हैव। एक बार देख लो, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x और माइनस x², तो 2x², और यहाँ आएगा प्लस का 2x, यहाँ आएगा प्लस का 3x, 5x और माइनस 2, यही आ रही है भाई इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि अब हमें इसकी रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो अगर मैं इसको gx कह दूं, इफ आई कॉल दिस एज gx, तो g' क्या आएगा सर? g' आ जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसका अगर मैं d देखूं, d आएगा 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, जो कि नेगेटिव आ रहा है, और इसका जो a है वो 0 से बड़ा है, यानी ये है तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। therefore gx इज इंक्रीजिंग, gx इज इंक्रीजिंग ऑन r, पूरे r पर इंक्रीजिंग है, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन -1 to 1। तो अगर मैं इसके लिए g ऑफ -1 देखूं, g ऑफ -1, what will be g of -1? So g of -1 will be -1 plus 2 minus 5 minus 2 equal to, करीब नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, हाँ सर। और g of 0 भी नेगेटिव आ रहा है, g of 0 भी नेगेटिव आ रहा है, g of 0 भी नेगेटिव आ रहा है, हाँ सर, g of 0 भी नेगेटिव, -2 आ रहा है। इसका मतलब यह जो ग्राफ बनेगा, दिस ग्राफ, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसका जो ग्राफ बन जाएगा, इसका ग्राफ -1 पर भी नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, 0 पर भी नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, और -∞ पर तो नेगेटिव आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इट विल कट x एक्सिस समवेयर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट ऑफ ओरिजिन पर कहीं कट करेगा, हाँ सर, लेफ्ट में तो कट नहीं कर रहा। 1 पर वैल्यू क्या आ रही है सर? 1 पर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। g ऑफ 1 कैसा आ रहा है भाई सर? g ऑफ 1 आ रहा है 3 प्लस 5 माइनस 2, और ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी 1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सो इट मीन्स देयर लाइज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल 0 to 1 ऑल्सो। 0 to 1 में इसका एक रूट आएगा, और एक रूट अपने पास 0 आ गया, एक रूट अपने पास क्या आ गया? 0, और एक रूट क्या आ गया? 0 और 1 के बीच में आ गया। दिस इंप्लाइज बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बाय IVT, देयर एग्जिस्ट अ रूट इन 0 to 1 जो कि एक्सेप्टेबल है, क्योंकि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो कुल मिलाकर हमसे पूछा गया था द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस जो हो गए, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन, देयरफॉर नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस टू दिस रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन कितने हो गए सर? 2 हो गए। गिवन इक्वेशन इज, एक तो 0 हो गया, और दूसरा जो यहां 0 और 1 के बीच में आएगा वो एक सॉल्यूशन हो गया, यानी कुल मिलाकर इस इक्वेशन के वी विल हैव 2 सॉल्यूशंस। चलिए आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x। आपको इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है। क्या लिख रखा है? साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना? 2x² प्लस 4 अपॉन 1 प्लस x², और यह दे रखा है लेस देन पाई माइनस 3। तो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहली चीज तो ये जान ले कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x डायरेक्ट x नहीं लिखा जा सकता हर जगह पर। वो कब लिखा जा सकता है? जब यह क्वांटिटी -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो पहले तो हम इसको 2x², तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी की रेंज क्या है, क्योंकि अगर ये है -π/2 से π/2 के बीच में लिखी है तो डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं हम इसको, यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन इनवर्स ऑफ साइन को हम हटा सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं +2 अपॉन 1 प्लस x², हाँ सर, लेस देन π-3। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस x² एंड लेस देन π-3। अब आपको पता है यह जो नंबर है इसकी रेंज होगी 1 से इन्फिनिटी, इसकी रेंज होगी 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि x² की रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी, इसकी रेंज होगी 1 से इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज हो जाएगी, इसके रेसिप्रोकल की रेंज इंटू 2, वह हो जाएगी 0 से लेकर 2 क्लोज्ड।
0 से लेकर 2 क्लोज्ड, दैट विल बी फ्रॉम 0 to 2। जरा अच्छे से देखें, हाँ सर 0 to 2, फिर इसमें जुड़ेगा 2, तो सर ये आ जाएगी 2 to 4, ये आ जाएगा 2 से लेकर 4 तक। यानी कि यह जो अंदर लिखा है इसकी रेंज 2 से 4 के बीच में है, और 2 से 4 के बीच में सर ये तो -π/2 से π/2 के बाहर चला गया, बिल्कुल। तो उस केस में आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ अगर हम थोड़ा याद दिलाएं तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये तो लाइन आती है y = x, हाँ सर, फिर ये आती है y = π-x, ये लाइन थी y = x, और यह लाइन थी y = π-x, और यहां पर जो ये वैल्यू आपको दिख रही है ये होती है π/2, दिस इज π/2, और यह जो वैल्यू यहां आएगी दिस इज 3π/2, ये वैल्यू जो यहां आएगी वो कितनी होती है, 3π/2 होती है। 3π/2 इज अप्रोक्सीमेटली 4.7, और यह पाई है भाई। तो कहने का मतलब है यह जो ग्राफ है और यहाँ जो वैल्यू होती है ये -π/2, दिस इज -π/2। तो कहने का मतलब है y = साइन इनवर्स साइन x में आउटपुट आता है π-x जब इनपुट हो π/2 से 3π/2, और यह जो इनपुट है ये π/2 से 3π/2 के बीच में ही है, क्योंकि π/2 से ज्यादा है, π/2 इज 1.57, तो ये उससे ज्यादा है, और 4 यानी कि 4.7 से कम है, तो इसलिए यहां जो आउटपुट आएगा साइन इनवर्स साइन एक्स है वो आ जाएगा π-x, यानी π-2/1 + x²। दिस शुड बी लेस देन π-3। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, so what do we have got? Sir, we have got 2 + 2/1 + x² इज ग्रेटर दैन 3। असल में दोनों साइड नेगेटिव था, तो दोनों साइड से नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, और यहां से आया 2/1 + x² इज ग्रेटर दैन 1, यानी कि 2 इज ग्रेटर दैन 1 + x², यानी कि x² इज लेस देन 1, यानी कि x -1 × x + 1 इज लेस देन 0, यानी कि x की जो रेंज आ गई वो आ गई -1 से 1, एंड दैट इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। वहां पूछा क्या था, हमें पूछा था सॉल्व फॉर x, तो x की जो रेंज आ गई यहां पर सॉल्यूशन में दैट कम्स आउट टू बी फ्रॉम -1 to 1, सो दैट इज द रेंज, दैट इज द फाइनल रेंज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, cos inverse of x² - 1 upon x² + 1 plus tan inverse of 2x upon x² - 1 is equal to 2π/3। हमें इसको सॉल्व करना है x के लिए, ठीक है। तो ये लिखा है cos इनवर्स ऑफ, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो 1 - x² अपॉन 1 + x², और यहां हो जाएगा पाई माइनस, और प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x² - 1 इज इक्वल टू 2π/3। अब कई लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन कर दो, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी तो फिर तुम्हें रेंज ले लेकर सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए सर, हमें यह मालूम है कि यह जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ -2 tan इनवर्स ऑफ x, -2 tan इनवर्स ऑफ x अगर x लेस देन 0 हो, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ये आता है 2 tan इनवर्स ऑफ x। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करता हूं, इफ आई टॉक ऑफ दिस, तो यह वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स ऑफ x अगर x -1 से 1 के बीच में हो, और अगर x 1 से बड़ा हो, इफ x इज ग्रेटर देन 1, देन आई गेट दिस एज 2 tan इनवर्स ऑफ x -π, 2 tan इनवर्स ऑफ x -π। और अगर x -1 से छोटा हो देन आई गेट दिस एज x + π, यानी कि 2 tan इनवर्स ऑफ x + π, 2 tan इनवर्स ऑफ x + π। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें x की अलग अलग रेंज लेनी पड़ेगी। तो केस 1, अगर x लेस देन -1 हो, अगर x लेस देन -1 हो, -1, इफ x इज लेस देन -1, अच्छा यहां पर भी 1 - x² होना चाहिए था, तो यहां पर भी कायदे में तो मुझे लिखना चाहिए 1 - x², यहाँ भी माइनस कॉमन ले लो, तो 1 - x² विद अ नेगेटिव, ये हुआ। तो ये 2x अपॉन 1 - x² की रेंज हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना कि x² - 1 की। तो
अब अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब पहला केस यानी केस 1, तो केस 1 क्या है? केस 1 होगा अगर हम ले लें x लेस देन -1। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये वैल्यू आपने कैसे लिखी? बेटा ये तो क्लास में हमने डिराइव भी की है, आपकी क्लास आप सबने डिराइव कर रखी है क्लास में, और ये चीजें याद होनी चाहिए तो बेटर रहेगा। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप सब्स्टिट्यूशन कर कर केसेस लेते लेते वहां बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इट इज बेटर कि आप ये चीज याद रखें। तो केस 1 अगर हम लेते हैं, इफ x इज लेस देन -1, अगर x -1 से छोटा है तो ये पहला टर्म बन गया -2 tan इनवर्स ऑफ x, दूसरा टर्म बन गया 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू पाई बाय 3। यहां ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, आंसर आया नो सॉल्यूशन, क्योंकि पाई इज इक्वल टू पाई बाय 3 आ जाता है। अब केस 2 लेते हैं, केस 2 लेंगे अगर x -1 से लेकर 0 के बीच में हो तो यह बन जाता है 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x, और 2 tan इनवर्स ऑफ x -1 से -2 tan इनवर्स ऑफ x, -2 tan इनवर्स ऑफ x, और वह बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 3। यहां पर भी नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आता। अब केस 3 पर आते हैं। केस 3 होगा 0 से लेकर 1 के बीच में, केस 3। तो केस 3, इफ x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 के बीच में, तो उस केस में 0 से 1 के बीच में दिस विल बिकम 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस यहां बन जाएगा फिर से 2 tan इनवर्स ऑफ x, 0 से 1 के बीच में 2 tan इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू पाई बाय 3, यानी कि tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 12। x की वैल्यू आ गई tan पाई बाय 12, पाई बाय 12 यानी 15 डिग्री, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 इज अ सॉल्यूशन, जो कि 0 से 1 के बीच में आ भी रहा है। अब केस 4, केस 4 क्या ले लें? तो यानी एक सॉल्यूशन तो ये आया भाई, केस 4 अगर x ग्रेटर दैन 1 हो जाए, इफ x इज ग्रेटर दैन 1, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, और वह बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई इज इक्वल टू पाई बाय 3, 4 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3, तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो x की वैल्यू आ गई tan पाई बाय 3 दैट इज रूट 3, जो कि 1 से बड़ा है। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो सॉल्यूशन। यानी कुल मिलाकर जो सॉल्यूशन सेट आ गया, आंसर जो आ गए, जो x की वैल्यूज आ गई, वो आ गई रूट 3 और दूसरी आ गई 2 माइनस रूट 3। सो दीज आर द 2 आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम। यह 2 आंसर्स हो गए। तो इस सवाल से हमें यह पता चला कि भाई हमें साइन इनवर्स, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है, यह मालूम होना चाहिए। और इसी तरीके से हमें साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस लेक्चर। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और यह है आपके लिए एक होमवर्क, ट्राई दिस एट होम, और नोट सेक्शन में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन अभी के लिए आप ये वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें। एंड दैट इज ऑल। थैंक यू।